तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शैंकी और मैं वापस आ चुका हूँ आप सबके साथ एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है 2067। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूरज की गर्मी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से धरती पर सारे के सारे पेड़ जल चुके हैं और उसके धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी में लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। लोग यहाँ पर ऑक्सीजन मास्क पहन के आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की मदद से अपना जीवन काट रहे होते हैं। अब ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कॉर्निकॉक नाम की एक कंपनी बना रही होती है। उसी कंपनी की सुरंग में सिटी की सारी पावर सप्लाई जा रही होती है। कंपनी में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने की लैब में ईथन के डैड रिचर्ड वहाँ पर एक साइंटिस्ट का काम कर रहे होते हैं। आज ईथन का 8वां जन्मदिन होता है, जिसके लिए उसके डैड उसे एक गिफ्ट लाकर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इस बॉक्स को खोलो। ईथन जैसे ही उसमें अपना हाथ डालता है, उसके हाथ में एक घड़ी जैसा गैजेट फिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है और उसके हाथ से खून भी निकलने लगता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। ये सब सुन के उसके माँ भी उसके पास भागते हुए आती है और उनसे कहती है कि ये आपने क्या कर दिया। लेकिन रिचर्ड कहता है कि बेटा, अब ये तुम्हारे हाथ में ही रहेगा और मरते दम तक तुम इसे नहीं निकाल सकते। ये इस दुनिया में तुम्हें एक अपनी अलग पहचान देगा। इतना कहने के बाद ही रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ समय बाद ईथन को उसके डैड रिचर्ड का कॉल आता है और वो उसे पास की ही स्ट्रीट में आने के लिए बोलते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम लोग नीचे आओ, मैं तुम्हारा रोड पर वेट कर रहा हूँ। जिसके बाद उसकी मॉम और रिचर्ड दोनों ही स्ट्रीट से उनके पास जाने लगते हैं कि तभी अचानक उनके पीछे से एक आदमी रिचर्ड की मॉम को गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। जिसके बाद वो लोग आकर ईथन और उसकी मॉम का मास्क निकालकर वहां से चले जाते हैं और उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब ईथन पापा पापा करके चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके डैड उसे बचाने के लिए नहीं आते। तभी वहां पर जूडो नाम का एक आदमी आकर उसे बचा लेता है और उसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वाला मास्क लगा देता है और जूडो ही उसे एक माँ बाप के जैसे पालने लगता है। अब ईथन भी उसी कंपनी में काम करने लगता है जिस कंपनी में कभी उसके डैड काम किया करते थे। वो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, जिसमें वो काफी माहिर होता है। कि तभी वहाँ पर सायरन बजने लगता है और एक अनाउंसमेंट होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को 30 सेकंड में रिस्टोर नहीं किया गया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होगा। लेकिन ईथन काफी समझदार होता है, वो कुछ ही देर में इलेक्ट्रिसिटी को सुधार देता है। ऐसा करते हुए वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को सुधारने में काफी माहिर हो चुका होता है। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद ईथन अपने घर के लिए निकल रहा होता है, लेकिन वहां से निकलने के पहले सभी लोगों का आई चेकअप हो रहा होता है, जिसके लिए सभी अपना मास्क उतारने लगते हैं। कि तभी अचानक उन्हीं के बीच में एक वर्कर को खून की उल्टियां होने लगती है। ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सभी को सूट नहीं करता, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ऑक्सीजन सिकनेस नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसके चलते उन लोगों को खून की उल्टियां होती है और कुछ ही दिन में उस इंसान की मौत हो जाती है। और तभी हमें दिखाते हैं कि एक सिख आदमी वहाँ पर अपने आप को आग लगा रहा होता है और जलकर मर जाता है। जिसके बाद यहाँ सीन कट होता है और ईथन अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो न्यूज देखने लगता है। न्यूज में ऑक्सीजन सिकनेस के चलते काफी लोगों की मौत हो रही होती है, ये सब दिखाया जाता है और कॉर्निकॉक कंपनी इसके इलाज के लिए सोल्यूशन ढूंढ रही होती है। जिसके बाद न्यूज में उसके डैड के ही बारे में बातें होने लगती हैं, जिसे सुनकर वो काफी गुस्सा आ जाता है और टीवी बंद कर देता है। और तभी अचानक उसकी वाइफ पीछे से आ जाती है और उसकी आंखें बंद कर लेती है। वो दोनों बात करने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी वाइफ को भी खून की उल्टी होने लगती है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि इसे भी ऑक्सीजन सिकनेस नाम की बीमारी हो चुकी है। ये सब देखने के बाद वो काफी स्ट्रेस्ड आउट होने लगता है और सोचने लगता है कि कुछ ही दिनों में उसकी वाइफ भी मर जाएगी। जिसके बाद वो काम पर चला जाता है और तभी कुछ वर्कर आकर उसे फोर्सफुली ले जाने लगते हैं, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। तब जूड उसके पास आकर बोलता है कि चलो चलकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जिसके बाद वो दोनों कंपनी के सीईओ के सामने आ जाते हैं, जिसका नाम रजीना होता है। रजीना ईथन को बताती है कि हमारी सिटी की हालत खराब होती जा रही है, धीरे धीरे कर लोग मरते जा रहे हैं ऑक्सीजन सिकनेस नाम की बीमारी से। जिसके बाद ईथन रजीना से पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। जिसके बाद रजीना उससे बोलती है कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो और इस बीमारी से सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। जिस पर ईथन को कुछ भी समझ में नहीं आता। रजीना ईथन और उसके दोस्त जूड को लैब में लेकर जाती है। लैब में आने के बाद ईथन को एक साइंटिस्ट मिलता है, जिसका नाम बिली होता है। बिली उसे एक मशीन के पास ले जाता है, जो कि एक टाइम मशीन होती है। जिस पर रजीना उसे बताती है कि ये टाइम मशीन और किसी ने नहीं, तुम्हारे डैड ने ही बनाई थी। जिसके बाद रजीना उसे बताती है कि हमने इस टाइम मशीन से एक मैसेज 2467 में भेजा था और वहाँ से हमें एक रिप्लाई भी आया। अब वो क्या रिप्लाई है तुम खुद ही देख लो। एक्चुअली में उस मैसेज में लिखा होता है कि ईथन को भेजो, जिसे देखकर ईथन के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये मैसेज 400 साल आगे से भेजा गया था। और वो सोचने लगता है कि 400 साल बाद भी इस धरती पर लोग जिंदा कैसे रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से अभी ही लोग इतनी तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो 400 साल आगे से कोई कैसे मैसेज भेज सकता है। अब उसे इन सब चीजों से काफी ताज्जुब हो रहा होता है। और अगर 400 साल बाद इंसान और ये मशीन एग्जिस्ट
एग्जिस्ट भी करते हैं तो उन्हें मेरा नाम कैसे मालूम है। अब ये सब सोच सोच कर वो काफी परेशान हो रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी रेजिना कहती है कि तुम 400 साल के एक दिन पहले फ्यूचर में जाओगे, जिससे कि तुम ये देख सको कि ये मैसेज आखिर किसने टाइप किया होता है, और उनसे मिलकर तुम्हें इस डिजीज की दवाई लानी होगी और साथ ही साथ इस काम के लिए सिर्फ तुम्हें ही जाना होगा क्योंकि वहाँ से सिर्फ तुम्हें ही बुलाया गया है। फिर रेजिना ईथन को समझाने लगती है कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। इतने में बिली बोलता है कि इसमें एक प्रॉब्लम और है, हम सिर्फ तुम्हें यहाँ से भेज सकते हैं क्योंकि वापस लाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इसके लिए तुम्हें ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे कि तुम वापस आ सको। और ये सब सुनने के बाद ईथन साफ तौर पर मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी बीवी को ऑक्सीजन प्रॉब्लम होने लगी है, मैं उसके आखिरी के दिनों में उसके साथ रहना चाहता हूँ और जो टाइम बचा है उसके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। जिसके बाद ईथन वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है ईथन और जूड साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और जूड ईथन को समझाता है कि तुम्हें दवाई लेने के लिए जाना चाहिए। तब ईथन बोलता है कि नहीं, मैं अपने डैड की तरह अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता जब उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। तो जूड उसे बोलता है कि तुम सिर्फ अपने लिए या लोगों के लिए दवाई लेने नहीं जा रहे हो, तुम अपनी बीवी के लिए भी दवाई लेने जा रहे हो। जिसके बाद ईथन वहाँ से बिना कुछ बोले उठकर आ जाता है। घर पहुंचकर ईथन ये सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है, जिसके बाद उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। तुमने खुद देखा था कि पिछले साल मेरी क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे थे और इस साल सिर्फ 12 ही बचे हैं। ऐसे ऑक्सीजन की कमी से तो सारे लोग एक एक करके मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि तुम वहां जाकर दवाई ले आओ। ये सब तुम करोगे तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व होगा। तुम मेरे लिए दवाई लेकर आओगे, मुझे पूरा विश्वास है। जिसके बाद रात में ईथन अपना मन बनाकर वहां से निकलने लगता है और निकलने के पहले एक लोहे का फूल बनाकर उसमें लिख देता है कि आई विल बी बैक। अब हमें पता है कि इसने लोहे का फूल आखिर क्यों दिया था, क्योंकि वहां पर कोई सच के फूल तो बचे नहीं थे, इसलिए उसने लोहे के फूल में ये सब लिख के वहाँ छोड़ दिया था। और हमें दिखाया जाता है कि ईथन की वाइफ सो नहीं रही थी बल्कि सोने का नाटक कर रही थी और वहाँ पे लेटे लेटे रो रही थी। जिसके बाद वो कंपनी के सीईओ रेजिना के सामने पहुंच जाता है और उससे बोलता है अगर उस दवाई का एक कतरा भी मिलेगा तो सबसे पहले उसे मैं अपनी वाइफ को दूंगा। जिस पर रेजिना राजी हो जाती है और वो टाइम मशीन के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ईथन अब सूट पहनकर टाइम मशीन के सामने तैयार होता है। वहीं बिली आकर उसे एक गैजेट देता है और उसे बताता है कि ये तुम्हारी हर एक मूवमेंट को ट्रैक करेगा और तुम्हें सही रास्ता भी दिखाएगा। जिसके बाद वहाँ जूड आकर भी ईथन को बाय करता है और उसके ऊपर बहुत सारी रेस छोड़ दी जाती हैं। जिसके बाद एक बहुत जोरदार लाइट दिखाई जाती है और लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए ईथन फ्यूचर में पहुंच जाता है। फ्यूचर में पहुंचते ही वो जमीन पर जोर से गिरता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने उसका सूट जल रहा होता है। फिर वो अपने सूट की आग को बुझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन आग है कि बढ़ती ही जाती है। जिसके बाद वो जल्दबाजी में अपना सूट उतार कर वहां से दूर भाग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सूट एक धमाके के साथ खत्म हो जाता है। तभी वो एक चीज पर गौर करता है कि उसके आसपास काफी ज्यादा हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं। जिसके बाद वो हर एक पेड़ पौधों को छूने लगता है और छूकर उनके मजे लेने लगता है। वो जोर जोर से सांस भी लेने लगता है क्योंकि पहली बार लाइफ में उसे प्योर ऑक्सीजन मिली होती है। जिसके तुरंत ही बाद उसे अपनी गैजेट की याद आती है और वो उस गैजेट को उठा लेता है। जिसके बाद उसमें वो मैप देखने लगता है और उस रूट को फॉलो करने लगता है। रूट को फॉलो करते हुए वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक आदमी का कंकाल डला होता है, जिसे देखकर वो एकदम से डर जाता है। कुछ ही देर बाद वो हिम्मत करके उस कंकाल को एक्सप्लोर करने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके बैच पर ईथन नाम ही लिखा रहता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक में आ जाता है और डर जाता है। घबराने के कुछ देर बाद वो वहाँ पर उस स्केलेटन को देखने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि इसे खोपड़ी में गोली मारी गई है। इसके साथ ही वो उसकी चीजें भी सर्च करने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके पास सेम तरीके का गैजेट है जो उसे बिली ने दिया होता है। उस गैजेट को उठाने के बाद वो अपने गैजेट से पूछता है कि मुझे टाइम ट्रेवल के बारे में जानकारी दो, लेकिन वो गैजेट उससे साफ बोल देता है कि मुझे टाइम ट्रेवल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जिसके बाद बिली को फिर से कुछ समझ में नहीं आता और वो उस कंकाल को और एनालाइज करने लगता है। जिसके बाद उसे सेम तरीके का रिस्ट बैंड उसके भी हाथ के पास मिलता है, जिसे निकालने के बाद उसे वो अपने हाथ के बैंड से कंपेयर करने लगता है। अब ये दोनों बैंड बिल्कुल ही एक तरीके थे, एक्सेप्ट सिर्फ इस बात के कि उस कंकाल के बैंड में हरी लाइट जल रही होती है और बिली के बैंड में लाल लाइट। अब वो उस पुराने गैजेट को ऑन करता है और पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखने के लिए वीडियो प्ले करता है, लेकिन बैटरी सिर्फ 2% होती है, इसलिए वीडियो प्ले नहीं होती। जिसके बाद ईथन ऑडियो ही प्ले करने लगता है और कहता है कि आखिरी में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी ऑडियो प्ले करो। जिसके बाद उस इंसिडेंट में गोली चलने की आवाज आती है और किसी आदमी के डायलॉग की भी आवाज आती है। इतना सुनते ही वो 2% बैटरी भी खत्म हो जाती है। फिर उसे लगता है कि उसने कहीं तो ये आवाज जरूर सुनी है और वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है। ऐसा सोचते सोचते ही कुछ देर बाद रात हो जाती है। अब रात होने के बाद वो अपने
गैजेट की मदद से आग जलाना सीखता है और आग जलाकर उसके किनारे बैठ जाता है। अब उसे बहुत भूख भी लगी होती है, इसलिए वो वहाँ से कुछ बेरीज लेके खाने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद वहाँ पर बहुत तेज बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। इसी दौरान आसमान से एक बहुत ही तेज रोशनी होती है और वो रोशनी ईथन के कुछ ही दूर आकर लैंड कर जाती है, जिसके बाद उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है, जिसे देखकर ईथन काफी घबरा जाता है और सोचता है कि ये वही आदमी है जिसने उसके सिर पर गोली मारी थी। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने जो फल खाया था वो जहरीला था। तभी वो आदमी अपने जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और ईथन के सीने में मार देता है। कुछ ही देर बाद ईथन वापस होश में आता है और होश में आने के बाद उस आदमी को अपने पास आता हुआ देख घबराने लगता है। उसके पास में आते ही हमें दिखाया जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं जूड होता है, जो कि ईथन का बहुत अच्छा दोस्त होता है। जूड उसे बताता है कि हमें उस गैजेट की मदद से पता चला कि तुमने कोई जहरीला फल खा लिया है और तुम अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हो, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें बचाने के लिए आना पड़ा। अगले दिन ईथन जूड को वही कंकाल दिखाता है। जूड भी उस कंकाल को देखकर काफी आश्चर्य में आ जाता है और ईथन को बताता है कि हमें जल्दी ही दवाई ढूंढनी होगी, क्योंकि हमें दवाई ढूंढकर अपने समय में वापस भी जाना है। तभी ईथन अपने जेब से उस मशीन को निकालकर उस दवाई की लोकेशन देखने लगता है, जिसके बाद वो डिवाइस उन्हें एक नया रूट बताता है। उस रूट को फॉलो करते हुए वो एक गेट के सामने पहुंच जाते हैं और जूड वहीं झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस गेट के पास से एक स्कैनर बाहर आता है और ईथन की दोनों आंखों को स्कैन करते ही गेट खुल जाता है। वो दोनों उस गेट के अंदर जाते हैं। गेट के अंदर जाते ही वो देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है। जिसके बाद उन्हें एक मशीन दिखाई जाती है। मशीन को साफ करते ही उसमें लिखा रहता है, वेलकम ईथन, अब तुम्हारा डीएनए टेस्ट होना होगा। जिसके बाद वो अपने हाथ की मशीन को आगे करता है और उसमें उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो मशीन खुद ही उसका खून निकालने लगती है ताकि डीएनए की जांच हो सके। जिसके बाद उसके हाथ में जो रिस्ट बैंड बंधी होती है उसकी लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है और वहाँ पर लाइट जलने लगती है, जिसके साथ वहाँ रखी टाइम मशीन भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद उन्हें समझ में आता है कि वो और कहीं नहीं क्रॉनिकॉक कंपनी की लैब में ही है। उस सिस्टम में ईथन आखिरी में जो इंसिडेंट हुआ था उसे प्ले करने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो मशीन उस समय का इंसिडेंट प्ले करने लगती है जब ईथन को उसके डैड ने वो घड़ी गिफ्ट की थी। ये सीन लैब का होता है जहाँ ईथन के डैड और कंपनी की सीईओ काम कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद उनके पास फ्यूचर से एक मैसेज आता है कि ईथन को भेजो, जिससे पढ़ने के बाद रिचर्ड से कंपनी की सीईओ पूछती है कि आखिर वो लोग हमसे सिर्फ मैसेज क्यों कर रहे हैं और उन्हें तुम्हारे बेटे का नाम कैसे मालूम है। जिसे देखने के बाद रिचर्ड को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि तभी वो साइंटिस्ट जिसका नाम बिली होता है वो कहता है कि वो लोग फ्यूचर से इधर पे आ सकते हैं, लेकिन पावर फेलियर के कारण वो सिर्फ हमें मैसेज भेज रहे हैं। और उन्हें बताता है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट पावर हो और कोई भी पावर फेलियर ना हो तो फ्यूचर से पास्ट में कोई भी आसानी से आ सकता है। तभी अचानक वहाँ पे पावर फेलियर हो जाता है और वो वीडियो लॉग बंद हो जाता है। अब दोनों ही जगह एक साथ सेम इंसिडेंट होते हुए देखकर ईथन को जूड पर शक होने लगता है और पूछता है कि मेरे जहरीले फल खाने पर एक डॉक्टर या साइंटिस्ट भी आ सकते थे, तुम ही क्यों आए। उसके लिए जूड कहता है कि अभी हमारे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, आओ पावर की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और फिर हमें तुम्हारी बीवी की जान भी बचाने जाना है। इस पर ईथन कहता है कि जब देखो तब तुम मेरी वाइफ का नाम लेकर मुझे यूज करते रहते हो और दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। अब टाइम मशीन शुरू होने के लिए 3 घंटे 30 मिनट ही बाकी हैं। अब इसी बीच वो काउंटडाउन चालू हो जाता है। अब इनको इन्हें 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। पहला कि इस तरफ से उस तरफ मैसेज किसने भेजा था। दूसरा, इन्हें ऑक्सीजन सिकनेस नाम की बीमारी की दवाई ढूंढनी है। तीसरा कि इस रूम की पावर सप्लाई को कैसे ठीक किया जाए, वरना वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। और ये वहाँ से निकलकर सिटी की तरफ आने लगते हैं, जहाँ आकर ये देखते हैं कि सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। कई लोग तो ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए ही कंकाल बन चुके हैं और वहाँ पर लाइन से बहुत सारे कंकाल पड़े हुए होते हैं, कोई भी जिंदा नहीं होता। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर अपनी वाइफ की क्लासरूम में जाता है, जहाँ पर देखता है कि वहाँ पर सारे बच्चों के कंकाल पड़े हैं और उसकी वाइफ का कंकाल भी पड़ा हुआ होता है। जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और अपनी वाइफ के हाथ में से वो फूल निकालता है। उसमें लिखा होता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर वापस आओगे। जिसे देखकर वो काफी शॉक में चला जाता है और चिल्लाकर बोलने लगता है कि हम किसी को भी नहीं बचा पाएंगे, यहाँ पर सारे लोग मेरी वजह से मारे जाएंगे। और रोते हुए वो जूड से कहता है कि मुझे अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग पहले ही मर चुके हैं। इसका मतलब कि मिशन हमारा ऑलरेडी फेल्ड हो चुका है। और जूड उसे कहता है कि चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। जिसे सुनते ही ईथन अपने वो पुरानी गैजेट को निकालता है और उसकी ऑडियो सुनने लगता है। उसमें वो आदमी उसे वैसे ही आवाज निकालते हुए सुनाई देता है जैसे कि जूड उससे बोल रहा होता है और सोचने लगता है कि कहीं वो आदमी जूड ही तो नहीं जिसने मुझे गोली मारी थी। जिसे सुनते ही जूड अपने आसपास चीजों को सर्च करने लगता है और अपने जेब में से एक गन निकालकर ऑडियो में आ रही आवाज के जैसे ईथन को धमकाने लगता है और ईथन की तरफ पॉइंट कर लेता है और ईथन से बोलता है कि मैंने अभी तक तुम्हें शूट नहीं किया है, इसका मतलब कि ये सच
सच नहीं है, अभी हम दोनों जिंदा हैं, तो चलो चलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि एक दूसरे से झगड़ते हैं। तभी उनको एक वार्निंग सुनाई देती है कि अगर पावर सप्लाई को 2 घंटे में ठीक नहीं किया गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पहली 2 प्रॉब्लम को तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, क्यों ना आखिरी प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करते हैं। फिर वो दोनों मिलकर सुरंग के अंदर जाते हैं और वो वहीं आ जाते हैं जहाँ पर वो स्टार्टिंग में काम कर रहे होते हैं। ईथन उस जगह की प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखता है पर वो सॉल्व नहीं होती है कि तभी अचानक उस रूम का दरवाजा बंद होने लगता है और जूड दरवाजे को रोकने की कोशिश करता है। तब जूड उसे बोलता है कि जल्दी से तुम इधर से बाहर निकलो, जिसके रिप्लाई में ईथन उससे बोलता है कि अगर मैं बाहर आ गया तो इस जगह की प्रॉब्लम को आखिर कौन ठीक करेगा, और अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो इस धमाके में सभी लोग मारे जाएंगे। उसके बाद वो जूड को धक्का देकर उस दरवाजे को बंद हो जाने देता है और अंदर कैसे भी कर प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है। उस रूम की ऑक्सीजन धीरे धीरे कर खत्म होने लगती है, लेकिन जैसे तैसे ईथन उधर की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। जिसके बाद जूड गेट को तोड़कर अंदर आता है और बेहोश हुए ईथन को बाहर निकालता है, जब तक पावर सप्लाई भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। जिसके बाद वो देखते हैं कि उन्होंने तीसरा काम किसी न किसी तरीके से पूरा कर लिया था। अब बचे थे 2 काम, मेडिसिन ढूंढना और वो रिप्लाई किसने किया था उसके बारे में पता लगाना। अब ऊपर आकर ईथन यहाँ की चीजों के बारे में पता लगाने लगता है, लेकिन ईथन उसे ऐसा करने से रोकता है, जिस पर उन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है। तभी ईथन को अचानक से एक आइडिया आता है। वो अपने पुराने गैजेट को बाहर निकालता है और नए गैजेट की बैटरी निकालकर उसमें लगा देता है। जिसके बाद वो जूड को एक रूम में बंद कर देता है और वहां आकर वापस बैठ जाता है और अपने डैड की पुरानी रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है। तब रिकॉर्डिंग में ईथन के डैड उससे बोल रहे होते हैं कि ईथन, ये मशीन तुम्हारे डीएनए से चलेगी, ये मशीन किसी बुरे आदमी के हाथ में नहीं आनी चाहिए। अगर ये किसी बुरे आदमी के हाथ में आ गई तो वो उसका बहुत गलत इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें ही सबको बचाना पड़ेगा। तभी वो वाला सीन आता है जहाँ पर रिचर्ड अपने बेटे ईथन को कॉल लगाता है और बोलता है कि तुम और तुम्हारी मम्मी चलकर आओ, मैं रोड के इस साइड खड़ा हूँ। कि तभी अचानक वहाँ पर रेजिना और जूड वहाँ पर आ जाते हैं। रेजिना रिचर्ड से कहती है कि मर जाने दो सारे लोगों को, हम ये मशीन अपने लिए यूज करेंगे, वैसे भी ये सारे लोग मर जाएंगे तो वहाँ पर फिर से पेड़ पौधे उग आएंगे और पेड़ पौधे फिर से ऑक्सीजन बनाने लगेंगे, जिस वजह से हमारे लिए काफी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो जाएगी। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के लिए था और मैं दुनिया के लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। और रिचर्ड कहता है कि अगर मेरे बेटे का डीएनए रहेगा तभी ये मशीन ऑपरेट कर पाओगे। एक्चुअली में रेजिना उस मशीन का यूज खुद के लिए करना चाहती थी और खुद ही अकेले फ्यूचर में जाना चाहती थी। तभी रेजिना बिली से पूछती है कि क्या तुम्हें ये मशीन ऑपरेट करना आती है। तब बिली कहता है कि हाँ, मैं इसे आराम से ऑपरेट कर सकता हूँ। रेजिना बिना कुछ सोचे अपने पास से एक गन निकालती है और रिचर्ड पर अंधाधुंध फायर कर देती है, जिसके बाद रिचर्ड वहाँ पर मर जाता है। तब जाकर ईथन को समझ में आता है कि उस दिन उसके डैड उसे बचाने के लिए वहाँ पर क्यों नहीं आ पाए थे। इस वजह से उसके दिल में जो डैड के लिए नफरत थी वो सारी खत्म हो जाती है। ये सब देखने के बाद ईथन जोर जोर से रो रहा होता है कि तभी वहाँ पर जूड दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये सारी वीडियो अभी चल ही रही होती है कि जूड वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद रेजिना जूड से कहती है कि तुम एक काम करो, जाओ ईथन की मॉम को मारकर ईथन को मेरे पास ले आओ, क्योंकि वो इस मिशन का की है और उसी के जरिए हम फ्यूचर में आ जा सकते हैं। अब ये सब देखने के बाद ईथन काफी गुस्सा होने लगता है और जूड के ऊपर अचानक से हमला कर देता है और रोते हुए कहता है कि तुमने भी आखिर बाकियों की तरह मुझे यूज किया है। जिसके रिप्लाई में जूड उसके धक्का देता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह सिर्फ यूज किया गया है। अब जूड ये सब बातों को सच साबित करने के लिए अपने ऊपर बंदूक रखकर गोली चला देता है और ईथन के सामने ही मर जाता है। वहीं हमें रेजिना को दिखाया जाता है। एक्चुअल में रेजिना का मोटिव सिर्फ इस मशीन को स्टार्ट करना होता है, इसीलिए उसने ईथन को इधर पर भेजा होता है, क्योंकि बिना उसके डीएनए का यूज किए और उसको फ्यूचर में भेजे मशीन स्टार्ट हो ही नहीं सकती थी। अब ईथन ये सोच रहा होता है कि रेजिना लोगों को इधर आने से आखिर में कैसे रोकूं कि तभी उसके सामने उसके डैड का एक मैसेज डिस्प्ले होता है कि ये मशीन किन्हीं गलत लोगों के हाथों में ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेजिना पूरी तैयारी के साथ अपने लोगों के साथ खड़ी हुई होती है कि जैसे ही जूड ईथन को मारकर इस साइड आएगा हम उसे भी मार देंगे और फिर हम सभी लोग फ्यूचर में चले जाएंगे। कि कुछ ही देर में मशीन का काउंटडाउन चालू हो जाता है और जैसे ही काउंटडाउन 0 होता है वहाँ पर बहुत जोर की रोशनी होती है और उसके सामने बहुत सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं, जिसके साथ ही वो मशीन शट डाउन हो जाती है। जिसे देखकर रेजिना काफी गुस्सा हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। उन पेड़ पौधों के बीच में ईथन के डैड की हत्या की वीडियो भी होती है, जिसे वहाँ के लोग सभी देख लेते हैं। जिसके बाद रेजिना को अरेस्ट कर लिया जाता है और दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है कि ईथन ने उस मशीन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि अब उसका दोबारा यूज ना हो सके। अब ये सारी बात कैसे भी पुलिस तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये बात न्यूज में भी आने लगती है। पुलिस वहाँ आकर रेजिना को अरेस्ट कर लेती है और वहाँ के लोग उन सारे पेड़ पौधों को जब्त करने के बाद उनसे नए तरीके के पेड़ पौधे उगाने लगते हैं। जिसके बाद हमें ईथन की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसके लिए ईथन ने फ्यूचर से एक गिफ्ट भेजा होता है, जिसे देखने के बाद वो काफी जोरों से रोने लगती है। एक्चुअली वो एक फूल होता है जो कि एकदम असली होता है, जिसे देखने के बाद उसकी वाइफ ये समझ जाती है कि अब ईथन
ईथन वहाँ से वापस कभी नहीं लौटेगा और वो ये देखकर रोने लगती है। जिसके बाद हमें फ्यूचर में रह रहे ईथन को दिखाया जाता है। वो जंगलों से होता हुआ वापस से सिटी की तरफ आता है, जहाँ आकर वो देखता है कि यहाँ पर काफी सुंदर सिटी बन चुकी है। यहाँ पर लोग फिर से जिंदा हो चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था। वो जिन भी लोगों को जानता था वो बहुत समय पहले ही सब मर चुके हैं। लेकिन उसको अभी भी इस बात की खुशी होती है कि उसने सभी लोगों के साथ साथ अपनी वाइफ की भी जान बचा ली थी। जिसके बाद इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।